नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेंटर स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अपनी आज क्लास है, चौथी क्लास है, मतलब 4 नंबर क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं और हमारा पार्ट चल रहा है इंडिया का संविधान, भारत का संविधान चल रहा है, जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया था और आज अनुच्छेद के स्टार्ट करेंगे और भाग नंबर 1 है और अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे। और इसमें देखेंगे, काफ़ी बारे देखेंगे जो मतलब बेसिक से लेके एंड तक जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल पूरा जो भी डाटा है अपने पास वो थ्योरेटिकल है और थ्योरेटिकल फॉर्म में ही देखेंगे अपने। ठीक है, जितना हो सका मैं अपने तरफ से अच्छा करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ पहले आपने जो क्लासें नहीं देखी है, 3 क्लासें हो चुकी है, अगर नहीं देखी है तो पहले वो क्लासें देखें, फिर ये क्लास देखें, आपके आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपको एक काम करना है। काम क्या करना है आपको पता ही है क्या करना है। एक तो लाइक करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर फर्स्ट बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और थोड़ा सा आज एक काम आपको और दे रहा हूँ मैं, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जो भी व्यूज़ आते हैं, लाइक आते हैं और कमेंट्स आते हैं तो थोड़ा सा हौसला मेरा भी बना रहे और मैं आपको अच्छे से अच्छे करवाने की कोशिश करूँ। मैंने आपको बताया था, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बताया था मैंने सभी एग्ज़ाम के लिए मास्टर क्लास लगा रहा हूँ। भारत के संविधान की मास्टर क्लास है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, छोटा बड़ा सभी में आपके काम में आ जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें पार्ट संविधान का नाम है, सब्जेक्ट पूरा है, ये पूरा सब्जेक्ट कराऊंगा आपको, पूरा सिलेबस इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 1। भाग नंबर कौन सा है? संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास करेंगे अनुच्छेद तक। कल एक टॉपिक जो शाम को क्लास आएगी, आज शाम को जो क्लास आएगी उसमें होगा, क्या होगा उसमें होगा अनुसूचियाँ। ठीक है, बाद में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी अनुच्छेद है, जितने भी पार्ट है, जो भी है, ठीक है, वो मैं आपको कम्प्लीटली कराऊंगा। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, मेंटर स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद है 1। अनुच्छेद है 1 यानी अनुच्छेद नंबर 1 है इंडिया दैट इज़ भारत। इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, इसके बारे में अपनी पूरी कंसेप्ट, ठीक है, पूरा कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, पूरा कंसेप्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब भारत किससे बना है? राज्यों से बना है। प्रत्येक राज्य, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों को मिलाकर के एक देश बनाया गया, उसका नाम क्या रखा है? भारत। भारत राज्यों का एक है संघ है। सभी राज्य बना के क्या बनाते हैं? संघ है, और संघ को क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में क्या बोल रहा है? संविधान में कहीं भी फेडरल, संविधान के अंदर कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। सभी जगह यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यूनियन मतलब संघ। संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है, सभी जगह यूनियन शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये लाइन आपकी कंप्लीट होगी। यूनियन शब्द का मतलब क्या है? राज्यों का एक संघ। जबकि भारतीय संविधान अर्ध परिसंघीय है। जबकि भारतीय संविधान क्या है? अर्ध परिसंघीय है। अगर अपने से पूछ लिया जाए तो अपना भारत का संविधान कैसा है, तो क्या है? अर्ध परिसंघीय संविधान है। क्या है? अर्ध परिसंघीय संविधान है अपना भारत का। अब बात करते हैं फेडरल क्या होता है और संघ क्या होता है, मतलब यूनियन क्या है और फेडरल क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है यूनियन, मतलब इसको क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है? केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। यूनियन में क्या होता है? सभी राज्य बन गए, सभी राज्य बन के क्या बना दिया? एक भारत देश बना दिया, और देश क्या हो गया? केंद्र अधिक शक्तिशाली, मतलब सभी अगर मिलेंगे, ठीक है, सभी मिलेंगे तो क्या होगा? एक शक्तिशाली केंद्र बनेगा। तो केंद्र अधिक शक्तिशाली होगा, क्योंकि सारी जो राज्य हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और क्या होगा? फिर क्या होगा? केंद्र एक शक्तिशाली हो जाएगा। फेडरल परिसंघ, मतलब राज्यों के पास अधिक शक्तियाँ हैं, राज्यों के पास अधिक शक्तियाँ हैं। फेडरल क्या है? परिसंघ, राज्यों के पास अधिक शक्तियाँ हैं लेकिन केंद्र अधिक शक्तिशाली है। राज्यों के पास भी अधिक शक्तियाँ हैं लेकिन उससे क्या है? केंद्र अधिक शक्तिशाली है। फेडरल का अर्थ क्या होता है? परिसंघ, और यूनियन का संघ है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात क्या? राज्य विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता।
भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात अमेरिका में संघ के साथ साथ राज्यों का भी विनाश नहीं हो सकता। क्या है इसमें? अमेरिका में संघ के साथ साथ राज्यों का भी विनाश नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात की अपने संघ और मतलब फेडरल और यूनियन के बारे में छोटी सा तो जो 4-5 लाइन थी उसके बारे में पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य क्षेत्र, इसके बारे में देखते हैं। सभी राज्य, ठीक है, सभी राज्य, सभी यूनियन टेरिटरी, ठीक है, वो क्या होगा? अन्य या अधिकृत क्षेत्र, सभी अधिकृत क्षेत्र। राज्य क्षेत्र कौन सा आ गया? सभी अधिकृत क्षेत्र या सभी राज्य। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। एक अनुच्छेद में क्या था? संघ व, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद 1 में था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है भारत में राज्यों को मिलाना व राज्यों की स्थापना करना, यह भारत में नए क्षेत्र का विलय की बात करना, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 2 में आता है। भारत में राज्यों को मिलाना, राज्यों की स्थापना करना, यह भारत में नए राज्यों के विलय की बात करना, अनुच्छेद कौन से में आता है? 2 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद कौन से में आता है? 2 में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद है नंबर 3, नए राज्य की गठन की प्रक्रिया। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया ये कैसे होती है? ये चलिए आप इसके बारे में बात कर लेते हैं। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, अगर अपने को नया राज्य बनाना है तो कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, ये बात में अपनी चर्चा कर लेते हैं। केंद्र को अधिकार है कि वो राज्यों का नाम राज्य क्षेत्र में बदलाव कर सकता है, इसकी सीमा रेखा में बदलाव कर सकता है, राज्यों का विभाजन कर सकता है। नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया किस में है? ये ओनली केंद्र के पास है, राज्यों के पास नहीं है। केंद्र क्या कर सकता है उसमें? केंद्र के पास अधिकार है कि वो राज्यों का नाम राज्य क्षेत्र में बदलाव कर सकता है, उसकी सीमा में बदलाव कर सकता है, राज्यों का विभाजन कर सकता है। कौन कर सकता है? केंद्र। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर है 3। अनुच्छेद में क्या है? नए राज्यों की गठन की प्रक्रिया। अब करते हैं नए राज्य की गठन की प्रक्रिया में और देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं अपने। इसमें क्या होता है? इसमें ये कुछ होता है। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया, नए राज्य के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानसभा के पास भेजता है। नए राज्य के गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानसभा के पास भेजता है और राष्ट्रपति प्रस्ताव को पास लौटाने की समय सीमा निर्धारित कर देता है। वापस लौटाने की समय सीमा निर्धारित कर देता है। राष्ट्रपति समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है। राष्ट्रपति क्या है? समय सीमा में बदलाव भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में मत दे सकता है, लेकिन इसका प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसा होता है निर्माण की प्रक्रिया? नए राज्यों गठन का प्रस्ताव राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानसभा को पास भेजता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? राष्ट्रपति उसके वापस लौटने की समय सीमा निर्धारित करता है। मतलब इतने दिन में आपका ये है जो प्रस्ताव वापस आएगा, उसमें क्या राष्ट्रपति उसकी समय सीमा में बदलाव कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के पक्ष में पक्ष और विपक्ष मत दे सकता है। अगर उसको करना है पक्ष और विपक्ष मत दे सकता है, लेकिन इसका प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो राज्य विधानमंडल कैसा भी प्रस्ताव दे, पक्ष या विपक्ष, लेकिन उस प्रस्ताव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हैं नए राज्यों के गठन का विधेयक बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। नए राज्यों के गठन का विधेयक बिल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से संसद में पेश किया जाता है। अगर राष्ट्रपति की अपने पास अनुमति नहीं है तो कोई भी नए राज्यों के गठन के बिल है वो अपने विधेयक के अंदर पास नहीं कर सकते हैं, मतलब संसद के अंदर नहीं भेज सकते हैं। इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, अगर संसद में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उसमें भेजो या उसमें भेजो। दोनों सदनों में पृथक साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब क्या है? दोनों में अलग अलग बहुमत से वो पारित होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी सदन में भेज सकते हो, लोकसभा राज्यसभा आप किसी में भेज सकते हो, लेकिन क्या है? दोनों पक्ष से आप साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। ठीक है, इतना आपके आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे देखते हैं, आगे अपनी बात करते हैं। दोनों सदन के पास होने के बाद, दोनों सदन में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर पहले राष्ट्रपति से उसे ठीक है पास भेजते हैं, फिर राष्ट्रपति उसको प्रस्ताव पेश करता है, डेट आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, अगर विधानमंडल के पास भेजता है, अगर वो पक्ष विपक्ष से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फिर दोनों सदन में भेजकर, लोकसभा राज्यसभा में भेजकर, फिर दोनों सदनों में पास होने के बाद किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, और उसको विचार पुनः हो सकता है वो विचार पुनः कराए, लेकिन वो नहीं लौटाएगा, मतलब पुनः विचार के लिए नहीं लौटाएगा। अगर एक बार पास हो गया तो पास है तो है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, साधारण बहुमत, संयुक्त अधिवेशन नहीं। इसमें क्या क्या कंसेप्ट, क्या इंपॉर्टेंट कौन से हैं इसमें, किस में बात कर रहे थे हमने, नए राज्य के गठन की प्रक्रिया में बात कर रहे थे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, क्या इसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होनी चाहिए, जी होनी चाहिए। दोनों सदन में साधारण बहुमत होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होनी चाहिए, साधारण बहुमत, दोनों सदनों में साधारण बहुमत होना चाहिए, संयुक्त अधिवेशन नहीं होनी चाहिए, पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। उस प्रस्ताव को, अगर राज्य के बारे में पास हो गया तो उस प्रस्ताव को कभी भी पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है, क्योंकि वो पहले भी दोनों सदन से साधारण बहुमत से वो पास हुआ है, तब उसको राष्ट्रपति उसको पुनः विचार के लिए नहीं लौटाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अपने 3 अनुच्छेद अपने आराम से क्लियर हो गए। ठीक है, 3 अनुच्छेद अपने कर लिए। अनुच्छेद करते हैं 4। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी अनुच्छेद हैं मैं आपको कंप्लीटली कराऊंगा। सुबह शाम दोनों टाइम क्लास होती है, शाम को होती है 9 बजे, सुबह होती है 11 बजे। ठीक है, ये रोज़ाना क्लास आएगी, सुबह 9 बजे, सुबह 11 बजे, शाम को 9 बजे रोज़ाना क्लास आएगी। प्लीज़ आप लाइव आ जाओ, क्लास उसी टाइम फिक्स है क्लास का, लगा लिया करो, क्योंकि जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मैं लाइव सेशन का क्लास नहीं आ पा रही है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, वो बफरिंग बहुत ज़्यादा होती है, और फिर स्टूडेंट नहीं आते हैं, फिर बोलते हैं सर आवाज़ नहीं आ रही, सर ये हो गया, सर ये हो गया। इसी कारण से मैं आपको ऑफलाइन जरूर क्लासें करवा रहा हूँ। जैसे भी थोड़ा सॉल्यूशन हुआ इसका लॉकडाउन का, उसके बाद में अपने ब्लैक बोर्ड पर आराम से करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको ब्लैक बोर्ड पर आराम से करेंगे। तभी तो मैंने पर्सनली आपके लिए नोट्स बनाए हैं, पहले अच्छे से नोट्स हैं, मास्टर क्लास, मतलब सभी एग्ज़ाम में, आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आराम से कर सकते हो। पहली व चौथी अनुसूची में जो बदलाव होते हैं उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, पहली व चौथी अनुसूची में। अब अनुसूची कौन सी है, कल आपको मैं टॉपिक होगा अनुसूची का, कल वाला टॉपिक कौन सा होगा, अनुसूची का, क्योंकि इसमें पूछा गया है, बात की गई अनुसूची की। कल आपको कंप्लीट अनुसूची कराऊंगा, मतलब शाम वाली क्लास में आपको, जो शाम की नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपको अनुसूचियाँ कराऊंगा। पहली व चौथी अनुसूची में जो बदलाव है उन्हें संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ये बात कब हुआ था, बेरुबाड़ी बाद 1960, मैंने आपको कल करवाया था, कल वाली क्लास थी उसके अंदर करवाया था। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत सरकार संविधान संशोधन के बिना कोई भी भूभाग अन्य देश को नहीं दे सकता है। बेरुबाड़ी बाद कब हुआ था, 1960 में हुआ था। तब उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार संविधान संशोधन के बिना कोई भी भूभाग अन्य देश को नहीं दे सकता है। पहले उसमें संविधान का संशोधन होगा, तब उसको बारे में विचार किया जाएगा, कोई प्रस्ताव पेश होगा उसकी। ठीक है, फिर जाके आके कोई प्रक्रिया होगी। ठीक है, ये अनुच्छेद कौन सा बाहर है, ये अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 4 है अपना। ठीक है, अनुच्छेद नंबर अपना है आज का, ये इसमें किस में बात कर रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 4 में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 4 की चर्चा करते हैं। अब आ गया 9वां संविधान संशोधन में बेरुबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया। 9वां संविधान संशोधन से बेरुबाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान दे दिया गया। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि सामान्य सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि सामान्य सीमा विवाद को हल करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसे मंत्रिमंडल के निर्णय से भी किया जा सकता है। उसे क्या, मंत्रिमंडल के निर्णय से भी किया जा सकता है। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन, इसके तहत कौन सा और आ गया, 100वां संविधान संशोधन। और ये ऊपर वाला कब किया था, मंत्रिमंडल के निर्णय से कब किया था, ये किया था 1969 के अंदर। अब आ गया 100वां संविधान संशोधन, इसके बारे में देखते हैं, ये आ गया, इसके बारे में और चर्चा करते हैं। 100वां संविधान संशोधन, इसके तहत बांग्लादेश के साथ क्षेत्र का आदान प्रदान किया गया है।
6वां संविधान संशोधन, इसके तहत बांग्लादेश के साथ क्षेत्र का आदान प्रदान किया गया है, जिसमें भारत ने 111 डचिया बांग्लादेश को दी गई और बांग्लादेश ने 51 डचिया भारत को दी गई। डचिया इसके क्षेत्र में 111 डचिया बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश को दी एवं बांग्लादेश ने 11 डचिया भारत को दी। डचिया कोई क्षेत्र है, ठीक है, उसमें बोला जाता है डचिया। चलिए आगे करते हैं बात। अब आ गया साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत की बात करते हैं। उपस्थित, इसमें क्या कुछ होता है साधारण बहुमत में? उपस्थित सदस्यों का बहुमत क्या होगा? जितने भी साधारण बहुमत क्या बोलते हैं उसमें? उपस्थित सदस्यों का बहुमत। उसमें क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत। यदि सदस्य 3 सदस्य हैं तो उपस्थित में 151 मत की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर 200 होंगे तो कितने की आवश्यकता होगी? 200 की 101 की होगी, 100 की 51 की होगी। अगर 3 सदस्य हैं तो 300 कितने हो गए? आधा 300 मतलब 300 अगर हैं तो कितने होंगे? 150 प्लस 1 होना चाहिए, तब क्या होगी? यदि 3 सदस्य हैं उपस्थित हो तो 151 मत की आवश्यकता होगी, तब भी जाके बहुमत पारित होगा, यानी प्रस्ताव पारित होगा। प्रभावी बहुमत। अब प्रभावी बहुमत कौन सा होता है? तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, ठीक है। क्योंकि तत्कालीन सदस्य है कुल सदस्य माइनस रिक्त स्थान, कुल सदस्य माइनस रिक्त स्थान कौन सा होगा? तत्कालीन, मतलब जितने भी सदस्य हैं तत्कालीन, जितने उपस्थित सदस्य हैं मतलब टोटल जितने हैं उसमें से जितने भी नहीं आए हैं, जैसे कि संसद का सदन चल रहा है उसमें कोई प्रस्ताव चल रहा है, आप उसमें अगर मान लो 300 सदस्य बैठे हैं, अगर उसमें 100 नहीं आए, पीछे कितने बच गए? 200 को बोलेंगे प्रभावी बहुमत या तत्कालीन सदस्यों का बहुमत बोलेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलिए अगला करते हैं पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत के बारे में बात करते हैं। कुल सदस्यों का बहुमत। पूर्ण बहुमत क्या है? कुल सदस्यों का बहुमत। राज्यसभा में 245 सदस्यों की बहुमत यानी 123 बहुमत यहाँ पर, इसका कोई महत्व नहीं है। जिसमें स्थान रिक्त हैं वो कितने भी सदस्य उपस्थित हैं, मतलब क्या है? राज्यसभा में कुल 245 बहुमत यानी 123 यहाँ मत, यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं है। जितने स्थान रिक्त हैं उस और कितने सदस्य उपस्थित हैं इसका कोई महत्व नहीं होता, मतलब कितने पे होगा? कुल 245 पे होगा, पूर्ण बहुमत होगा इस पे, ठीक है। चलिए अब क्या विशेष बहुमत की बात करते हैं। अब अपने विशेष बहुमत की बात करते हैं। विशेष बहुमत में कौन कौन सा आता है? इसमें 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। विशेष में कौन सी होती है? 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कुल सदस्यों का बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का बहुमत। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग के समय कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। राष्ट्रपति के महाभियोग के समय अगर राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है तो ये महाभियोग कौन सी प्रक्रिया में आता है? आपको मेरे को कमेंट में, आज वाली क्लास है और नेक्स्ट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको मेरे कमेंट में बताना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद कौन से में है, आपको ये बताना है। तो राष्ट्रपति की महाभियोग के समय कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। कितना आवश्यक है? 2/3। विशेष बहुमत में क्या होता है? कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं आगे बात करते हैं राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हार्ड रहेगा क्योंकि जितने भी क्षेत्र हैं उसके बारे में डेट वगैरह की सभी चर्चा की गई है। आज की क्लास थोड़ी हार्ड रहेगी, आपको 2 बार क्लास आराम से लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका क्लियर होगा। क्योंकि सन बाय सन, डेट बाय डेट मैं आपको डाटा क्लियर कराऊंगा, ठीक है। जो भी डाटा है वो डेट बाय डेट क्लियर कराऊंगा और मैंने आपको PDF दे दूंगा, कोई बात नहीं। अगर एक बार देखते हो 2 बार आराम से देखना, याद हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो आराम से सुनना, याद हो जाएगा। अगर भी नहीं भी याद होता तो एक बार आप PDF जरूर पढ़ लेना। अगर एक बार सुन लेते हो, 2 बार आप PDF पढ़ लेते हो तो आपको आराम से डाटा क्लियर, एक पार्ट क्लियर हो जाएगा आपका संविधान का, ठीक है। एक सब्जेक्ट के नाम से क्लियर हो जाएगा, ना कि किसी प्रॉपर पेपर के लिए क्लियर होगा। एक मतलब एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ मेरे को आप इसको पढ़ोगे तब बोलोगे हाँ मेरे को संविधान आता है, क्योंकि मैं आपको इतना स्ट्रिक्टली करा रहा हूँ, पूरा मैटर करा रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय एकीकरण ये कब हुआ था? अक्टूबर 1947 में जम्मू एवं कश्मीर को भारत में विलय किया गया था। कब हुआ था? अक्टूबर 1947 में जम्मू एवं कश्मीर को भारत में विलय किया गया। यहाँ के शासक हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ था? अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विलय किया गया। यहाँ के शासक हरी सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।
ठीक है, ये अपनी बात होगी जम्मू कश्मीर की बात की होगी। अब बढ़ते हैं आगे, फरवरी में बात करते हैं। फरवरी 1948 की बात करते हैं। इसमें कौन सा है? जूनागढ़ गुजरात। इसमें कौन सा है? जूनागढ़ गुजरात। इसमें रियासत पे विलय भारत में किया गया। यहाँ के जनमत संग्रह करवाया गया था। फरवरी 1948 में जूनागढ़ गुजरात में रियासत का विलय किया गया और किया गया था। यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया गया था। ठीक है, क्या हुआ था? जनमत संग्रह हुआ था। अब बात करते हैं आगे 1948 की बात करते हैं। नवंबर 1948 की अपनी बात करते हैं। ठीक है, 1948 की बात करते हैं। नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था। नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था। पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो द्वारा किया गया था। पुलिस कार्रवाई मतलब ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1948 में, नवंबर 1948 में हैदराबाद रियासत का विलय किया गया था। पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, जिसके द्वारा विलय किया गया था। अब बात करते हैं 1954 में। अब 1954 में कौन कौन से, ठीक है, क्या क्या कुछ हुआ था? 1954 में चंद्रनगर, यमन, पुडुचेरी, केरल, ठीक है, केरल माहे को फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया था। ठीक है, पांडुचेरी, यमन, चंद्रनगर, केरल तथा माहे को फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया था। ये क्षेत्र कहाँ आते हैं? ये आएगा चंद्रनगर, यमन, पांडुचेरी, करेकल और माहे को फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया था। कब करवाया था? 1954 के अंदर करवाया था। ठीक है, 1954 में करवाया था। चलिए आगे बात करते हैं, 1954 की बात कर लेते हैं। 1954 में और क्या हुआ था? 1954 में दादर व नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। 1954 में दादर व नगर की हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। अब बात करते हैं 1961 की। ठीक है, 1954 हो गया। 1961 की, 1961 में गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। ठीक है, 1961 में गोवा दमन व द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। ठीक है, क्या कुछ हुआ था 1954 में? दादर व नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। चंद्रनगर, यमन, पुडुचेरी, करिकल तथा माहे को फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया था। कब करवाया था? 1954 में। फिर 1954 में दादर नगर हवेली को इसका पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। 1961 में गोवा दमन व द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। कब करवाया था? 1961 में। अब आ गया 10वां संविधान संशोधन 1961। कौन सा है? 10वां संविधान संशोधन 1961। दादर व नगर हवेली को भारत में मिलाया गया और इसे यूटी बनाया गया था। यूटी बनाया गया था। दादर व नगर हवेली को भारत में मिलाया गया था, इसे यूटी बनाया गया था। ठीक है, आई थिंक आपके आराम से समझ में आ रहा होगा। जो डेट बता रहा हूँ मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। एक लाइन को अगर वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, तो मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम करते हैं आगे। कौन सा आ गया? आगे आ गया 12वां संविधान संशोधन। आगे कौन सा आ गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर आ गया था। वो कौन सा हुआ था? 61 में हुआ था। कौन सा हुआ था? 10वां हुआ था। चलिए 12वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। 12वां संविधान संशोधन 1962। ठीक है, 12वां संविधान संशोधन 1962। गोवा दमन व द्वीप को भारत में मिलाया गया और यूटी बनाया गया था। गोवा दमन द्वीप भारत को मिलाया गया था और यूटी बनाया गया था। 14वां संविधान संशोधन चंद्रनगर, यमन, पांडुचेरी, करिकल, माहे को भारत में मिलाया गया और चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया तथा बाकी 4 को यूटी में मिला दिया गया था, यानी उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया था। चंद्रनगर, यमन, पांडुचेरी, करिकल, माहे को भारत में मिला दिया गया था। चंद्रनगर को पश्चिमी बंगाल में मिला दिया गया था तथा बाकी 4 को यूटी में मिला दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिक्किम को सबसे पहले रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। अब ये पूछ लेते हैं, सबसे पहले रक्षित राज्य का किसे दर्जा दिया गया था? किसको दिया गया था? सिक्किम को दिया गया था। किसको दिया था? सिक्किम को दिया गया था। किसका दर्जा? रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम में चोगियाल का शासन था। सिक्किम में कौन सा था? चोगियाल का शासन था। ठीक है, किसका शासन था?
चौगियाल का इसे रक्षा, विदेश संचार या तीनों शक्तियों में भारत को दे रखी थी। यह 3 शक्तियां भारत को दे रखी थी। इसने क्या किया था, सबसे पहले रक्षित राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया था। सिक्किम में चौगियाल का शासक था यानी शासन था। इसमें रक्षा, विदेश संचार यह तीनों शक्तियां भारत को दे रखी थी। अब बात करते हैं 1974 में। 1974 में संविधान संशोधन हुआ। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, पहले रक्षित राज्य था और बाद में क्या हो गया, सहायक राज्य। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके लिए पुनः अनुच्छेद 2A, ठीक है, तथा अनुसूची को जोड़ी गई थी। 2A व अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। ठीक है, अनुच्छेद 2A तथा अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें सिक्किम के लिए अलग से प्रावधान किए गए थे। अब अपने सिक्किम के बारे में पढ़ा, छोटी सी कंसेप्ट है जो मैंने आपको वापस दो बार रिपीट कर रहा हूँ। आई थिंक आपके आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 1975 की बात है। सन 1975 में 1975 में सिक्किम में 1975 में सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें सिक्किम को जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान दिया था। 1975 में सिक्किम में भारत जन संग्रह करवाया गया था जिसमें सिक्किम की जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मतदान दिया था। ठीक है, चलिए 36वें संविधान संशोधन के से सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया था। 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया था और अनुच्छेद 2A तथा अनुसूची 10 को हटा दिया गया था। अब पहले तो उसको जोड़ा गया था, ठीक है, 35 में, फिर 36 में किया गया, हटा दिया गया। अनुच्छेद 2A तथा अनुसूची 10 को हटा दिया गया था। अब बात करते हैं अपने राज्यों का पुनर्गठन। अब जितने भी राज्य हैं उनके बारे में पुनर्गठन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला आ गया घर आयोग। पहले कौन सा आया था, घर आयोग आया था 1948 के अंदर आया था। पहले कौन सा आया था, घर आयोग 1948 के अंदर आया था। इस आयोग ने भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। घर आयोग 1948 इस राज्य ने किया गया था, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। कब आया था, 1948 में था। इसने क्या किया था, भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। अब चलते हैं, अब एक समिति बनी थी JVP समिति 1948 बनी थी। ठीक है, 1948 बनी थी। 1948 को JVP समिति बनी थी। अध्यक्ष से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, BB पटेल और पटाभी सीतारमैया, ये तीनों इसके समिति के अध्यक्ष थे यानी सदस्य थे। चलिए आगे बात करते हैं। इस समिति के बारे में थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। इस समिति का कार्य था कि घर आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करना। इस समिति का कार्य था कि घर आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करना। ठीक है, इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दी थी। इस समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दी थी, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ती जा रही थी। लेकिन क्या हो रहा था, इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों की भाषा के आधार पर राज्यों की मांग क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। ठीक है, बढ़ती जा रही थी। आगे करते हैं, तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश को मांग कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे और इसके लिए आंदोलनकारी पार्टी श्री रामलल्लू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए यह आंदोलन अधिक हिंसक व तेज हो गया। इसलिए भारत सरकार ने इनकी मांग माननी पड़ी। इसलिए 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। अब मैंने आपको देखो कितनी स्टोरी से आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ जो मैटर है वो कंसेप्ट है एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, कोई भी करेक्शन नहीं है इसके अंदर। प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। इसके लिए आंदोलनकारी पार्टी श्री रामलल्लू की 56 दिन की भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके लिए आंदोलन हिंसक
अधिक हिंसक व तेज हो गया, इसलिए सरकार ने इनकी मांग माननी पड़ी और इसलिए 1953 में आंध्र प्रदेश का राज्य दर्जा मतलब राज्य का स्थापना की गई थी। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी और किसके आधार पर? भाषाई के आधार पर, मतलब भाषा के आधार पर की गई थी। और इसका आंदोलनकारी कौन था? पाटिल श्री रामल्लू। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी, तब ये थोड़ा आंदोलन तेज हो गया था। चलिए आगे करते हैं 1953। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन। ठीक है, अब गठन की बात में बात करते हैं। इसके बाद मांग और अधिक बढ़ गई थी। इसके में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। इसके बाद में प्रक्रिया क्या प्रक्रिया हुई? इसके बाद यह मांग और अधिक बढ़ गई थी, इसके फजल अली आयोग का गठन किया गया था। अब पूछते हैं कि भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना है? आंध्र प्रदेश बना है। कौन सा आयोग गठित किया था? कब बना था? 1953 में बना था। ठीक है, और फजल अली आयोग गठन किया गया था। इसके आधार पर कौन सा आयोग गठन किया गया था? फजल अली आयोग गठन किया गया था। अब फजल अली आयोग, इसके सदस्य कौन थे? फजल अली ये थे, अध्यक्ष थे के मुंशी पणिकर थे और हृदयनाथ कुंजरू, ये अपने अलग से सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे इसके? फजल अली। और कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 1955 में बात करते हैं। 1955 में क्या हुआ था? 1955 में इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी। ठीक है, 1955 में इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी कि इससे भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार लिया और इसके मानना कि केवल भाषा के आधार पर ही इसने माना कि केवल की भाषा के आधार पर पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है और राज्यों की बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसने क्या किया? 1953 में क्या हुआ? 1953 में इस योजना ने अपनी सिफारिश दी। ठीक है, अपनी सिफारिश दे दी इन बंदों ने। इन्होंने क्या किया? 1953 में इस आयोग ने अपनी सिफारिश दी कि इस भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन इसमें माना कि केवल भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है, पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है, लेकिन अन्य बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसा कि कौन कौन सी बात थी वो मैं आपको बताता हूँ, आप भी आराम से सुनिएगा। राष्ट्रीय एकता व अखंडता, कौन सी बात थी? कौन सी बात थी वो अलग से ध्यान में रखनी थी। कौन सी थी? राष्ट्रीय एकता व अखंडता। राष्ट्रीय एकता व अखंडता, प्रशासनिक सुविधा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास एवं आर्थिक विकास। कौन सी थी? राष्ट्रीय एकता व अखंडता, प्रशासनिक सुविधा, सामाजिक व सांस्कृतिक विन्यास और आर्थिक विन्यास। कौन सी थी? आर्थिक विन्यास। चलिए अब आगे देखते हैं अपने आगे क्या हुआ था इस आयोग के अंदर। इसमें हुआ था, इस आयोग के अनुसार राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त करके इस स्थान पर केवल 2 श्रेणियां होनी चाहिए। इसने क्या किया? इस आयोग के आधार पर राज्य की 4 श्रेणियों को समाप्त करके इसके स्थान पर केवल 2 श्रेणियां होनी चाहिए। कौन सी? राज्य या यूटी संघ शासित प्रदेश। ठीक है, यूटी कौन सा था? संघ शासित प्रदेश। जो पीछे अपने यूटी था, आपको डाउट हो गया होगा, मैंने सोचा भी आगे आएगा तो आप सोचोगे थोड़ा सा, इसलिए पूरा देखोगे। तो यूटी क्या था? संघ शासित प्रदेश। और अगला आगे देखते हैं, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया गया। ठीक है, इस 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयोग की अनुशंसाओं को लागू कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को यह लागू हुआ। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को फैजल अली आयोग लागू हो गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को यह लागू हो गया था। इसके तहत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापित किए गए थे। स्टार्टिंग में क्या था? 14 राज्य बने थे और 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। ठीक है, इसके तहत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूटी। इसको क्या बोलते हैं? यूटी बोलते हैं शॉर्टकट में। चलिए देखते हैं आगे बात करते हैं 1960 में क्या हुआ था। 1960 में हुआ ना, 1960 की बात करते हैं। 1960 में गुजरात को बॉम्बे से अलग किया गया तथा बॉम्बे को महाराष्ट्र का राज्य बना दिया गया था। 1960 में गुजरात को बॉम्बे से अलग किया गया और तथा बॉम्बे को महाराष्ट्र का राज्य बना दिया गया था। कब? 1960 के अंदर बात कर रही है। 60 का अब करते हैं 1963 की बात करते हैं। 1963 में क्या हुआ था? नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे 1966 की बात करते हैं। 1966 में क्या हुआ था वो भी साथ साथ देख लेते हैं।
1960 में पंजाब हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। और हिंदी भाषी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को में हिंदी भाषी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। हिंदी भाषी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में हरियाणा को मिला दिया गया था, मतलब इसको अलग किया, हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया और इसको हिंदी भाषी पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में बात कर लेते हैं। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अब क्या हुआ था, ठीक है, आई थिंक आपके आराम से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको पूरा कराऊंगा, बोल रहा हूँ ना, आपको पूरा कराऊंगा, तो आप पूरी क्लास आराम से देखना। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और सबसे पहले मणिपुर, त्रिपुरा और यूटी मतलब क्या था? केंद्र शासित प्रदेश, जबकि मेघालय आसाम से मिलकर उपराज्य था, ठीक है। जबकि ये आगे देख लेते हैं, जबकि आसाम से मिलकर उपराज्य था और मेघालय को 22वें संविधान संशोधन के से उपराज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को अब का थोड़ा सा और देख लेता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1972 में क्या हुआ था? 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले मणिपुर, त्रिपुरा और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जबकि मेघालय आसाम से मिलकर उपराज्य था। मेघालय को 22वें संविधान संशोधन से उपराज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, उपराज्य का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं अपने आगे, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बनाया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किस किस को? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बनाया गया था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब बात करते हैं 1975 में। अब 1975 में क्या हुआ था वो भी अपने साथ साथ देख लेते हैं। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कर पूर्ण राज्य बनाया गया था। 1975 में सिक्किम का भारत में विलय कर पूर्ण राज्य बना दिया गया था। और 1987 की बात कर लेते हैं, बाकी 1987 की बात कर लेते हैं। 1987 में गोवा, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश थे, तीनों पहले यूटी थे, बाद में इन्हें राज्य बनाया गया था। सबसे पहले गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश क्या थे? पहले मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे, उसके बाद में इन्हें राज्य बना दिया गया था। कब? 1987 की बात है ये। कब की बात है? 1987 की बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ गया सन 2000 में कौन क्या कुछ हुआ था वो भी देख लेते हैं। सन 2000 में छत्तीसगढ़, अरुणाचल और झारखंड का क्रमशः एमपी, यूपी और बिहार से अलग किया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड को एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग किया गया था। कब किया गया था? 2000 को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ को एमपी से मतलब मध्य प्रदेश से किया गया था, अरुणाचल प्रदेश को यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से किया गया था, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। 2014 की बात कर लेते हैं। तो 2014 में क्या हुआ था? 2014 में तेलंगाना का गठन यानी आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था। तेलंगाना गठन किया गया और आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। चलिए अब करते हैं नाम परिवर्तन। अब करते हैं नाम परिवर्तन। कौन सा कब नाम परिवर्तन हुआ था? पहले कौन सा नाम था और अब कौन सा नाम है जो प्रेजेंट टाइम में, और कब परिवर्तन हुआ था? नाम परिवर्तन की बात करते हैं तो ये पहले सन आता है 1950, जब था संयुक्त प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत 1950 की बात है। तो 1950 के अंदर उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत कहते थे, ठीक है। इसका नाम क्या था? पहले क्या था? संयुक्त प्रांत, बाद में क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश बोलने लगे इसको, ठीक है। अब आ गया 1969, मद्रास को क्या कहते थे? तमिलनाडु। 1969 से पहले मद्रास का नाम मद्रास था, उसके बाद में उसका नाम हो गया तमिलनाडु, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया था। अब करते हैं 1973 की बात करते हैं। पहले था मैसूर था, ठीक है, 1973 के नाम से एक क्षेत्र का नाम मैसूर था। अब क्या है उसका? प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक था। एक था लक्षद्वीप, अब नाम क्या है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं ये बताने आपको, ठीक है, कितने उपद्वीप हैं? 36 हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 1992 की बात कर लेते हैं। अब कर लेते हैं 1992 की यूटी ऑफ दिल्ली मतलब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अब 1992 में बनाया गया था। अब ये पूछ लेता है नाम परिवर्तन कब किया गया था? आज वाली क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन एग्जाम से बनते हैं वो इसी पैटर्न से बनते हैं। मैंने आपको कितनी डेट याद करवाई है, कितने सन याद करवाए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप एक बार क्लास ज़रूर लगाना, एक बार क्लास और लगा लेना, वापस से आप दोबारा वीडियो देख लेना और PDF ज़रूर ले लेना। अगर नहीं मिलती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर बता देता हूँ 9057 ठीक है 32706 9057232706। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज कर देना, ये पर्सनल नंबर है, मैं आपको जस्ट ही PDF भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा रहा है, इसके बारे में आज और बात कर लेते हैं। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश को राजधानी कब बनाया गया था? दिल्ली को 1992 में बनाया गया था। 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा का गठन किया गया था। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली का विधानसभा का गठन किया गया था। और 2006 अब बातें आती है 1992 के बाद में 2006 में क्या हुआ था? 2006 में उत्तरांचल नाम है वो उत्तराखंड, पहले क्या नाम था? उत्तरांचल था, उस बाद में क्या हो गया? उत्तराखंड नाम रख दिया गया था। अब पहले क्या नाम था? पांडुचेरी, अब क्या? पांडुचेरी था नाम था पहले, अब क्या नाम है? पुंडुचेरी। और एक नाम और था, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, 2011 में हुआ था, वो इसमें मेंशन नहीं है, वो आपको मैं वैसे बताता हूँ। 2011 में एक नाम था उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा का क्या नाम हो गया था? ओडिशा। क्या नाम था? ओडिशा। बाद में क्या नाम कर दिया गया था? ओडिशा। किसका? उड़ीसा का ओडिशा। 2011 की बात है, उसमें उड़ीसा कर दिया गया था, उड़ीसा से ओडिशा कर दिया गया था, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही मैटर था। ये देखो मैंने आपको आराम से आपको और बता देता हूँ, मैंने जो भी कंसेप्ट कराए हैं वो लाइन टू लाइन क्लियर हैं, कोई भी डाउट नहीं है। प्लीज़ आप अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना, एक बार शेयर जरूर कर देना। और आज की क्लास में मैंने आपको क्लास नंबर थी, आज की 4 नंबर क्लास थी, ठीक है। क्लास नंबर थी आपकी 4 नंबर क्लास थी। और लास्ट तक मैं आपको कम्प्लीटली रोज़ाना क्लास दूंगा, सुबह 11 बजे, शाम को 9 बजे, सुबह 11 बजे और शाम को 9 बजे आपकी डेली क्लास होगी। जितनी आपकी पॉलिटिकल की क्लास चलती है उस दिन रोज़ाना क्लास आएगी। तो आज के लिए क्लास का इतना ही। क्लास के बारे में आपको ज़रूर बताना है आज की क्लास कैसे लगी, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।